गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर हमारा टॉपिक है अंडर राइटिंग, जिसके अंदर हम 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी करेंगे और 10 मार्क्स का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इसके अंदर हो जाएगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर राइटर क्या है। कई बार आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पुटअप किया जाता है कि डिफाइन अंडर राइटर। एन अंडर राइटर इज ए फाइनेंशियल इंटरमीडिएट who agrees to purchase unsold share security in an initial public offering और अदर सिक्योरिटी इशुएंस। कहता कि जब आईपीओ कंपनी इशू करती है तो उसके जो अनसोल्ड शेयर होते हैं उनको परचेज करने के लिए वो एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट किया जाता है अंडर राइटिंग के थ्रू। ठीक है ना। इट्स ए फाइनेंशियल इंटरमीडिएट हु एग्री टू परचेज अनसोल्ड शेयर। जो अनसोल्ड शेयर है उनको, सिंपल सी बात है, उनको परचेज करने में ये एक वित्तीय एक मध्यस्थ की जाती है। तो इसके अंदर क्या पॉइंट आएगा? रिस्क मिटिगेशंस। अंडर राइटर अज्यूम द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ एन इशुएंस। इसके अंदर देखो फीचर भी पुटअप किए जाते हैं। कई बार अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो एक तो आप ये बताएंगे, साथ में इसके फीचर के लिए नाम, इसके जो हेडिंग बता सकते हो आप। ठीक है ना। अगर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उन्हें एक्सप्लेन भी करेगी। तो पहला पॉइंट आता है रिस्क मिटिगेशन। अंडर राइटर अज्यूम दैट फाइनेंशियल रिस्क ऑफ एन इशू by agreeing to buy any unsold share। यानी कि इशूइंग कंपनी को एक रिक्वायर्ड कैपिटल की जो जरूरत होती है, अंडर राइटिंग क्या करता है, उसका वित्तीय रिस्क ले लेता है कि वो उसे बिकवाने में हेल्प करेगा, अगर नहीं बिकती तो वो उसे परचेज करेगा। सिंपल सी बात है। इसके हम जब आगे टाइप पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अंडर राइटर अज्यूम द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ एन इशू बाय एग्रीइंग टू बाय एनी अनसोल्ड शेयर। फिर है प्राइसिंग, और इसमें क्या होता है कि क्रूशियल रोल है प्राइसिंग का आपको। ठीक है ना। इन डिटरमिनिंग द अप्रोप्रिएट प्राइस फॉर सिक्योरिटी एंड मार्केटिंग देम टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अंडर राइटिंग के अंदर जो प्राइस रखा जाता है सिक्योरिटी का, वो एक पोटेंशियल कस्टमर को किस प्राइस पे सेल करना है उसका भी, उसमें भी अहम रोल अदा होता है। फिर है रेगुलेटरी कंप्लायंस। अंडर राइटिंग जितने भी हमारे सेबी की गाइडलाइंस है, सिक्योरिटी से संबंधित है, उन सबको फॉलो करेगा। प्रोस्पेक्टस से संबंधित है, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं उन सबको फॉलो करता है। ऐसे नहीं है कि वो कंपनी के जो शेयर है वो खुद बाय कर लेता है। ठीक है ना। कंपनी के जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड कंप्लायंस है, रेगुलेशन है, उनको फॉलो करता है, क्योंकि इसके बदले से कमीशन भी मिलेगा। आगे जाके हम पढ़ेंगे इस पॉइंट को। तो सिंपल सी बात आई है, ये एक वित्तीय मध्यस्थ होती है जो कंपनी की अनसोल्ड शेयर है उनको परचेज करने में हेल्प होती है, उन्हें सेल करने में हेल्प होती है। सिंपल सी बात है, कंपनी को सेल करने में, और अंडर राइटर क्या करता है, उसे सेल करवाने में हेल्प करता है। अब इसमें होता क्या है, आप देखिए इसकी पूरी जो प्रोसेस है, इसके अंदर मार्क्ड एप्लीकेशन और अनमार्क्ड एप्लीकेशन की बात आती है। ये डिफरेंट टाइप के शेयर एप्लीकेशन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। मार्क्ड एप्लीकेशन क्या होती है? जब कोई अंडर राइटर के थ्रू, जैसे किसी पर्सन ने अप्लाई किया कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए, एप्लीकेशन दी, अगर उस पर स्टैंप लगी हुई है अंडर राइटर की, तो इट मीन्स अंडर राइटर ने उस पर स्टैंप लगा के उसमें हेल्प करवाई है कि वो सेल करवाने में हेल्प कर रहा है। मार्क्ड एप्लीकेशन आर एप्लीकेशन फॉर्म स्टैम्प्ड विद एन अंडर राइटर नेम्स अलोइंग द कंपनी टू आइडेंटिफाई विच अंडर राइटर प्रोक्योर्ड द एप्लीकेशन, किस अंडर राइटर के थ्रू ये शेयर अप्लाई हुए हैं। उसके बाद अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्या होता है? जो डायरेक्ट एप्लीकेशन आई है, ठीक है ना, विदाउट एनी अंडर राइटर स्टैम्प्स, अंडर राइटर की स्टैंप नहीं लगी हुई, सीधी डायरेक्ट एप्लीकेशन आ गई कंपनी के पास। तो इस दोनों में फ़र्क ये हुआ कि इसमें एक तो अंडर राइटर का कंट्रीब्यूशन और लायबिलिटी डिसाइड हो जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात आई है, इस पे स्टैंप लगी होती है, इस पे स्टैंप नहीं लगी होती। अब आती है फर्म अंडर राइटिंग। कई बार ये पूछे थे फर्म अंडर राइटिंग क्या, ये अलग अलग पूछे जाते हैं आपसे। स्टूडेंट, अगर आपसे अंडर राइटर पूछा गया और साथ में मार्क एप्लीकेशन पूछा जाए तो दोनों पॉइंट बता सकते हो आप। अनमार्क्ड केस में आप ये पॉइंट बताओगे और साथ में अंडर राइटर बता सकते हो। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग में क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ अंडर राइटिंग एग्रीमेंट वेयर द अंडर राइटर कमिट्स टू परचेज ए स्पेसिफिक नंबर। वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर कहेगा कि 1000 शेयर हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं। ठीक है ना। एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करने के लिए वो वादा करता है, कमिट करता है, रिगार्डलेस ऑफ पब्लिक डिमांड। पब्लिक कितनी डिमांड करती है इस बात का कोई मैटर नहीं करता, वो एक पर्टिकुलर डिमांड रखेगा कि इतने शेयर मैंने परचेज करने हैं। ये अंडर राइटर करता है।
इन दिस अरेंजमेंट अंडर हैज अज्यूम्ड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेलिंग दी शेयर टू द पब्लिक। इस केस में क्या होता है कि अंडरराइटर एक तरह की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि उसके जो शेयर है कंपनी के उन्हें बिकवाने की उसकी जिम्मेवारी है। इफ अनेबल टू सेल ऑल द शेयर्स, अगर वो सेल करने में असमर्थ हो जाती है, कंपनी के शेयर बिकते नहीं है, तो अंडरराइटर को जो अनसोल्ड पोर्शन होता है उसे परचेज करना पड़ता है, रिटेन रखना पड़ता है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग उसे जो इसके संबंधित फाइनेंशियल रिस्क होता है वो खुद बियर करता है। तो यहाँ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर आ गए। और इसके बाद आता है प्योर अंडरटेकिंग। प्योर अंडरटेकिंग में क्या होता है कि अंडरराइटर एग्री टू परचेज द एंटायर इशू ऑफ सिक्योरिटी, कि जितने भी शेयर हैं सबको परचेज करने का उसका दायित्व हो गया आउटराइट फ्रॉम द इशूइंग कंपनी। देयर आर 3 मेन फीचर्स। एक तो फुल रिस्क लेता है वो, क्योंकि जितने भी अनसोल्ड शेयर है वो सबको परचेज करेगा। पब्लिक मार्केट की कितनी डिमांड है वो खुद परचेज करेगा उसको, अनसोल्ड शेयर्स को। फाइनेंशियल रिस्क को खुद बियर कर रहा है। और गारंटी कैपिटल, इसमें कंपनी को गारंटी हो जाती है कि उसके जो शेयर है अगर नहीं भी बिकते तो जो अंडरराइटर परचेज करेगा। रेजिंग द फुल अमाउंट ऑफ कैपिटल, अंडरराइटर गारंटी टू परचेज द एंटायर इशू। फिर आउटराइट परचेज का मीनिंग होगा कि अंडरराइटर बाय द सिक्योरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी एट ए फिक्स प्राइस। वो डायरेक्टली कंपनी से एक फिक्स प्राइस पे अपने उसके शेयर परचेज कर लेगा और आमतौर पे ये डिस्काउंट पे परचेज कर लेता है। ठीक है ना, उन्हें बाद में इन्वेस्टर को सेल करेगा। तो प्योर अंडरटेकिंग में आपको ये जवाब देना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये बताना होगा आपको कि प्योर अंडरटेकिंग क्या होती है। इसमें फुल रिस्क उठाता है वो, गारंटी कैपिटल है और आउटराइट परचेज है। ठीक है, और फर्म अंडरटेकिंग में स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर की बात आ जाती है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है अंडरराइटर कमीशन। मैंने आपको बताया था कि एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी के रूप में काम करता है अंडरराइटर। तो अंडरराइटर इस ऐसा क्यों करता है, उसे कमीशन लेना है। तो अंडरराइटिंग कमीशन इज अ फी पे टू अंडरराइटर फॉर देयर सर्विस इन फैसिलिटेटिंग द इशू ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि वो सिक्योरिटी इशू करने में हेल्प करता है कंपनी के शेयर बिकवाने में हेल्प करता है। तो उसके बदले में उसे जो फीस मिलती है उसे हम अंडरराइटर कमीशन बोलते हैं। सेक्शन 76 में बताया गया है। इसके जो मेन फीचर है ये है, एक तो कंपनसेशन ऑफ रिस्क, क्योंकि वो रिस्क उठाता है उसका कंपनसेशन है ये। और उसके रेगुलेटरी रेट है कि कितना उसे कमीशन मिलेगा। फिर वेरिएबल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इसमें आप देखोगे पहले कंपनसेशन का पॉइंट आता है, क्योंकि वो अनसोल्ड सिक्योरिटी को बाय करने के लिए उसकी जिम्मेवारी बन जाती है। वो एक्सपर्ट है इस फील्ड में, प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करता है, मार्केटिंग करने में हेल्प करता है। तो उसके बदले में क्योंकि उसे कंपनसेशन मिलेगा। अब इसे सेबी के रेगुलेट के अनुसार मैक्सिमम कमीशन कितना मिलता है, इक्विटी शेयर केस में 5% मैक्सिमम इश्यू प्राइस का मिल सकता है, और डिवेंचर के केस में 2.5% इश्यू प्राइस का मिलता है। आपने देखा होगा कई बार आप जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो तो 2.5 वैसे ही आप उसमें नहीं भी लिखा होता क्वेश्चन तभी भी देते हो। तो इसमें मीन्स क्या होता है, ये सेबी की गाइडलाइंस है। ठीक है, ये मैक्सिमम परसेंटेज रेट है। इसके बाद आता है वेरिएबल स्ट्रक्चर। वेरिएबल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कमीशन को हम वेरियस वे से हम स्ट्रक्चर कर रखा है हमें। एक तो फ्लैट रेट है, ठीक है ना, एक तो फ्लैट रेट हो गया। फिर डिफरेंट रेट फॉर फर्म अंडरराइटिंग एंड स्टैंड बाय अंडरराइटिंग, हो सकता है डिफरेंट रेट भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट है। और परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस भी दिया जा सकता है, एक्सीडिंग सेल टारगेट से उसे बोनस भी दिया जा सकता है अंडरराइटिंग कमीशन में। तो अरेंजमेंट प्रोवाइड्स, हालांकि इन पॉइंट को आप अपने प्रैक्टिकल में नहीं देखते, इस पॉइंट को प्रैक्टिकल में देखते हो। दिस अरेंजमेंट प्रोवाइड सर्टेनिटी टू द इशूइंग कंपनी बट प्लेसेस ग्रेटर रिस्क। इससे क्या होता है कि जो अंडरराइटर का ग्रेटर रिस्क बन जाता है, वो सिक्योरिटी को सेल करवाने में मदद करता है। और जो भी अवॉइडेबल कहते हैं पोटेंशियल लॉस होने के चांसेस होते हैं वो खुद बियर करता है, वो कंपनी बियर करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि कंपनी उसे कमीशन दे रही है। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में अगर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये सारा का सारा आप लिख सकते हैं। कमीशन के बारे बता सकते हैं, अंडरराइटर कमीशन के बारे बता सकेंगे। और इससे पहले आपने पढ़ा जैसे प्योर अंडरटेकिंग क्या है उसके बारे बताएं, उसके फीचर्स बता सकते हैं, फर्म अंडरटेकिंग के बारे बताएं। फिर इससे पहले आप मार्क्ड और अनमार्क्ड, ठीक है ना, फिर इससे पहले आपने अंडरराइटर क्या पढ़ा उसके फीचर पढ़े। तो स्टूडेंट ऐसे किया जा सकता है, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो मीनिंग बताएं, उसके फीचर का डायग्राम बना सकते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। फिर आपसे मार्क्ड और अनमार्क्ड के बारे में आप इसकी जो एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट को डिवाइड कर सकते हैं कि मार्क्ड एप्लीकेशन होती हैं, एक अनमार्क्ड होती हैं। और उसके बाद आप फर्म अंडरटेकिंग और प्योर अंडरटेकिंग के बारे में बता सकेंगे। और लास्ट वन में आपको अंडरराइटिंग कमीशन बताना होता है।
तो स्टूडेंट ये आपका फुल फ्लैश 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है। लेकिन अगर आपको अकेले इंडिविजुअल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इंडिविजुअल भी लिख सकेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर कोशिश की है कि आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाए। लेकिन स्टूडेंट की डिमांड थी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाए, तो क्या करें, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छी समझ अपने एग्ज़ाम के अनुसार आपको अच्छी तरह जितना लिखना हो उसी हिसाब से बनाई जा रही हैं। और मेरा ये नंबर नोट कर सकते हैं 9466730231। कॉमर्स बिल्डर आप यूट्यूब पे सर्च करके इसे मैक्सिमम बच्चों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। थैंक यू।